सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ नए नए रिकॉर्ड्स बनते हुए इस वक्त देखे जा रहे हैं। रोज़ एक नई बुलंदी को मार्केट का इंडेक्स छू रहा है और बहुत तेज़ी के साथ 1 लाख के इंडेक्स की तरफ ये सफ़र जारी है। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले 80,000 की सतह को अबूर किया गया था और अब बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला 90,000 के करीब भी पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में ये कितनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी, सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त मार्केट पर कितना कायम व दायम है, और फिर आने वाले जो दिन हैं उसमें सरमायाकारी कितनी बढ़ सकती है, मार्केट के वॉल्यूम में कितना इजाफा हो सकता है। चूंकि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडेक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या सरमायाकारी भी उसी एतबार से बढ़ रही है? यानी जब ये इंडेक्स 45,000 या 50,000 की सतह पर, यानी आज से कोई 40-45% कम हुआ करता था, तो उस वक्त मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम क्या था, और आज जब ये इंडेक्स डबल हो चुका है तो आज मार्केट किस जगह खड़ी है वॉल्यूम के एतबार से? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया ज़फर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम इंडेक्स को तो बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या सरमायाकारी में भी स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है? इसका वॉल्यूम भी रोज इंडेक्स की तरह ऊपर की तरफ जा रहा है जफर साहब? जी बिल्कुल। आप देखें कि सीपी फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर उसमें टसल चल रही है। ये खुशाइंद है कि फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स और जो बिग इन्वेस्टर्स है उनको भी चांस मिलता है मार्केट में इन्वॉल्व होने का, और वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। 9-10 मिलियन डॉलर की वो कहीं पर बाइंग आ रही होती है, तो दूसरी तरफ से 9-10 मिलियन डॉलर की सेलिंग आ रही होती है। तो ये शो करता है कि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और मार्केट में डेप्थ आनी शुरू हो गई है। और ये शो करता है कि जो नेक्स्ट हदफ है, क्योंकि 90,000 का हदफ तो हम समझ रहे थे कि नवंबर के मिड में आएगा, वो पहले ही आ गया है। जो नेक्स्ट हदफ है लाख का, अगर खुदा ना खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, तो वो आपको दिसंबर क्लोजिंग में मिल सकता है। तो जफर साहब, ये हदफ तो ये वक्त से पहले हासिल हो गया, लेकिन पिछले एक साल में जो ग्रोथ इस इंडेक्स में नजर आई है, उसी तनासुब से क्या वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है? क्योंकि पिछले साल जब ये 50 से 60,000 के दरमियान था ये इंडेक्स, उस वक्त मार्केट का कुल वॉल्यूम कितना था? क्या उसमें भी इंडेक्स की तरह 30-35% का इजाफा अब तक हो चुका है? देखिए, आप रुपी टर्म में देखा करें। ये वॉल्यूम क्या जो है ना कि भाई 5 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, ये ना देखें। आप देखिए कि रुपी टर्म में उनकी वेटेज क्या है, वॉल्यूम का वैल्यू क्या है। तो हम 15-16 अरब से डायरेक्ट 25-30-27 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं। जैसे ही ये हिट होगा 35-40 अरब रुपए पर, तो फिर आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, डेप्थ क्या होती है, मार्केट में प्राइस डिस्कवरी क्या होती है। एक टाइम था कि ओजीडीसी जैसे बड़े शेयर में 1.5 पाई फर्क 10 लाख शेयर खरीदो फरोख्त हो जाती। और जफर साहब, एक आखिरी सवाल कि 4 नवंबर के बाद जब ये मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद कोई 1-2% की या 2.5% की कमी आती है, तो उसके बाद ये रफ्तार कितनी मजीद तेज हो जाएगी? वही बहुत अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो हर एक सेक्टर से है कि ये करेंगे, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, खुद गवर्नमेंट ने इसका बात उठाई है। खुद गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है पिछले सालों से कम हुई है, तो वो ये बेनिफिट इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, जो कर्जे लिए हुए लोगों को, उनको बेनिफिट तो पास करेंगे। और अगर वो बेनिफिट इन्होंने पास किया है, तो फिर लोग जो है फिक्स इनकम से निकलकर रिस्की बिजनेस में आएंगे, जो थोड़ा सा रिस्क लेकर ज़्यादा नफा कमाने के लिए बैठे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे। रोज़ ऊपर की तरफ जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी ऊपर जा सकती है अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स जिस पर अभी तक वो खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई, उन सेक्टर्स पर अगर तवज्जो दी जाए, तो इस जदीद दौर में पाकिस्तान के जो समुद्री रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान और चीन की जानिब से CPEC के सिलसिले में
जो पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी की गई है। इस राहदारी की मदद से मुस्तकबिल में गवादर डीप सी पोर्ट का फ़ाल किरदार और मशरक़ और मगरब की सरजमीन को की तिजारती सरगर्मियाँ समेट कर पाकिस्तानी साहिलों पर ले आएगा। मादनियात, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विंड और सोलर एनर्जी के उसूल से तवानाई के मैदान में खातिर ख्वाह बेहतरी भी लाई जा सकती है। आबी हयात, माहीगीरी और फिशरीज़ के शोबों में भरपूर तवज्जो न सिर्फ मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, बल्कि ज़र मुबादला के ज़रिए मुल्की मईशत भी इससे मुस्तहकम हो सकती है। शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाज़ रानी की मरम्मत है, बंदरगाहों और जहाज़ रानी जैसे शोबों में सरमायाकारी, तिजारती और दिफाई सरगर्मियों में इजाफे का सबब भी बन सकती है। अब यह वक्त का तकाजा है कि ब्लू इकॉनमी के रोशन इम्कानात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कुदरती वसाइल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके मुल्की ग़िज़ाई और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जाए और पायदार माशी निज़ाम के लिए राहें हमवार की जाएँ। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी कुदरती हुस्न से माला माल है। सिंध में 280 किलोमीटर और बलूचिस्तान में तकरीबन 800 किलोमीटर का तवील साहिल खूबसूरत मकामात और नीले पानियों का हुस्न रखता है। फिर ज़िला गवादर की तहसील पसनी साहिल के किनारे एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही पुरकशिश शहर है जो कि आबाद है। कराची से 450 किलोमीटर दूर माहीगीरों का शहर पसनी अपने खूबसूरत पुरकशिश साहिलों और नायाब आबी हयात के लिए मशहूर है। मारूफ जजीरा है अस्तोला जिसका नाम है, वो भी पसनी में वाक़ है, जिसे बड़ा एक महफूज इलाका करार दिया गया है। मकरान कोस्टल हाईवे पर चलते चलते कई पुरकशिश साहिली मकामात से होते हुए हम गेम चेंजर पाकिस्तान का अहम एक जोग्राफियाई शहर और बलूचिस्तान के ज़िला गवादर तक पहुँचते हैं और दुनिया की बेहतरीन कुदरती बंदरगाह गवादर के किनारे आबाद इस शहर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में जो समुद्री हयात हैं और मादनियात से मुतालिक जो तहकीक व तलाश का काम जो अभी तक ना होने के बराबर है, उससे भी फ़ायदा उठाया जा सके। अब इस जानिब तवज्जो देने के लिए पाकिस्तान के 1000 किलोमीटर तवील साहिल और गहरे समंदर में बिखरे ब्लू इकॉनमी के रोशन इम्कानात की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है कि हम इस बीच टूरिज़म से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जो डीप सी मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स में, उससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जो फ़िशिंग का शोबा है उससे क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये तमाम फ़वाइद किस तरह से हासिल हो सकते हैं और ब्लू इकॉनमी हमारे मुल्क की इकॉनमी को किस तरह से ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद इकबाल साहब मैरी टाइम एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले जो ये बीच टूरिज़्म है, इससे हमने देखा कि एक मालदीव जैसा मुल्क है जिसने सिर्फ अपने समंदर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टूरिज़्म को फ़रोग देकर अपनी पर कैपिटा इनकम में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। पाकिस्तान इस बीच टूरिज़्म में भी पीछे रह गया। पाकिस्तान जो डीप सी मिनरल्स हैं उनको भी अभी तक सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सका है। इसकी कैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है आने वाले दिनों में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जो मैरीटाइम टूरिज़्म या कोस्टल टूरिज़्म या कोस्टल इको टूरिज़्म की बात करें और आपने मालदीव की बात की, तो मालदीव जो है 1960 की दहाई में यूएन ने डिक्लेयर किया कि इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर टूरिज़्म दैट, और आज आप देखें वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म डेस्टिनेशन है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी नेशनल। कंवर साहब, अपनी आप गुफ्तगू भी मुकम्मल कीजिएगा कि ये जो इस वक्त हमारे डीप सी मिनरल्स हैं या जो बीच टूरिज़्म है, इससे हम फिर आने वाले दिनों में कैसी हम पॉलिसी बनाएं, कैसी स्ट्रेटजी बनाएं कि इससे हम अपनी जो एक टूरिज़्म है उसको भी फ़रोग दे सकें और ब्लू इकॉनमी के ज़रिए अपनी मेजर इकॉनमी को भी फिर आगे की तरफ ले जा सकें। देखें, इसमें थैंक यू वेरी मच। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। आपने जिक्र किया था जब सवाल किया मालदीव के हवाले से, और मैं ये बात कर रहा था तो मालदीव की अगर एग्जांपल लें तो 1960s में यूएन ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे किसी किस्म का भी जो टूरिज़्म है वो नहीं हो सकता मालदीव में। इट वाज नॉट अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। और टुडे आप अगर देखें तो ये वर्ल्ड क्लास नंबर 1 जो है टूरिस्ट प्लेस है, और इसका कंट्रीब्यूशन जो है टूरिज़्म का, जो मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है कंट्री, उसका 27 टू, ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, 27 to 30% इसका ऑन एन एवरेज 28 यू कैन से 28% उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और इससे बिग कंट्रीब्यूशन अगर आप हमारे कोरिलेट करें जो जिस पे हम रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को और उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी उन्होंने इसमें तरक्की की। और 80s में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मैनेजमेंट अपने बनाए, स्ट्रेटेजी बनाई, पॉलिसी बनाई और उस पर डिटर्मिन्ड होके उन्होंने फोकस होके काम किया। तो हमारे यहाँ जो उसको स्टडी करें, केस स्टडी को अगर लागू करें पाकिस्तान के तनाज़ुर में, तो हमारे यहाँ हम वी आर वेरी गुड पीपल इन प्रिपेयरिंग प्लान्स और पॉलिसी। आप 2002 की पॉलिसी देखें, नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी, उसमें भी टूरिज़्म का सेगमेंट है। आज 22 ईयर्स गॉन,
और 1990 की अगर पॉलिसी लें टूरिज्म के हवाले से खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की, तो वो अनफॉर्चुनेटली बाकी आपके हाईलैंड एरियाज में तो काफी इसमें खातर था, जो एक आप कहें कि तरक्की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के जो साहिल इलाके होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है इनकम जनरेटिंग एरियाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ रिवर्स है, फ्लिप साइड है, अगर उसको देखें तो बड़ा ही मायूस कुन है। अब दो तरह के टूरिज्म आपकी होती हैं, अगर टूरिज्म के अंदर कैलकुलेट करें चीजों को या फाइनेंस को कैलकुलेट करें, आप इसको इकोनॉमी के साथ लिंक करें, एक डोमेस्टिक टूरिज्म और एक जो है जो कि लोगों की लाइवलीहुड के साथ वाबस्ता होता है और फ्लो ऑफ इकोनॉमी के तनाजुर में, और एक है इंटरनेशनल टूरिज्म। वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने कोई इतने अच्छे हमारे इंस्टीट्यूशंस, या अगर आप कोई मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। हमारे काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स जो है एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो पाकिस्तान में बने और खासकर कराची में भी मौजूद है, तो वो भी हम उसमें कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो उसके लिए भी आपका बड़ा अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं अलॉन्ग साइड द कोस्ट। उसमें हिस्ट्री की अगर मैरीन आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें टूरिस्ट की अट्रैक्शन, तो वो भी आपके जो है ना जो दीबल की बंदरगाह के आसार हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं। आप चले जाएं अगर बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर, तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की जो सिपाहियों की कब्रें हैं, या इसी तरह रिलीजियस में आप लें तो नानी मंदिर है वहाँ पे, और उस पे हिंदुओं का हर साल जो है एक बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन की बात करें, देखें इन चीज़ों को आप मजीद प्रोलिफरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फैसिलिटेशन से, और वो ग्राउंड लेवल पे आपकी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। अगर आप केरला की मिसाल लें, उन्होंने, आप पोल्यूशन की बात कर लें, आपका बीच, अगर आप अगर आप थोड़ा सा 20 साल पीछे चले जाएं तो कराची के साहिल के ऊपर डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत जाता था, इवन के फॉरनर भी बहुत जाते थे, उनका गो के एक अलग साइड एरिया भी डिक्लेयर है। लेकिन आज कितने लोग उस साहिल पे जाके खुश होते हैं। आज मरीना क्लब से आप बोट ले तो 1 घंटा तो आप ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर आपको बैड स्मेल ही आएगी, क्योंकि वो पानी का, खासकर जब ये दिसंबर जनवरी और फरवरी के जो सीजन होता है उसमें क्योंकि डाइल्यूशन फैक्टर कम होता है, टाइडल मूवमेंट कम होती है, तो क्रीक एरिया है। अब हमारा पूरा कराची का कॉस्मोपॉलिटन और बिग सिटी अनट्रीटेड इफ्लुएंट आपका इंडस्ट्रियल है चाहे डोमेस्टिक है, वो सारे का सारा डिस्चार्ज हो रहा है। हमने बड़ी बड़ी अच्छी शानदार जो है रिहायशी स्कीमें बना ली, लेकिन हम क्या इसके लिए तैयार हैं कि वेदर वी वांट टू पे फॉर द पोल्यूशन और नॉट। अब ये नॉट ओनली ये आपकी टूरिज्म के लिए लिमिटेशन है, बट आल्सो ये अदर जो आपके पोर्ट ऑपरेशंस हैं या दीगर जो शिपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए भी फैटल है, नुकसानदेह है। अब आप एग्जांपल ले लें गवादर की, गवादर जो है आपका फ्यूचर में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कौन सा हम गवादर की तरफ भी आते हैं, लेकिन ये जो पोल्यूशन का आपने अब जिक्र किया, चूंकि बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट कर रही है सेक्टर्स की मुख्तलिफ, जो इस वक्त न सिर्फ आप जो टूरिज्म है उसको बल्कि फ़िशिंग को भी ये नुकसान पहुंचा रही होगी, क्योंकि जब डीप सी में पोल्यूशन जा रहा है तो उससे मछलियों को भी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, जो डीप सी मिनरल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होगी। तो इस पोल्यूशन को रोका क्यों नहीं जा रहा है, या ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही कि ये इसको कम से कम एक कंटेन किया जा सके या लिमिटेड किया जा सके? देखिए, दो बातें होती है, एक पॉलिसी आपको डायरेक्शन देती है, आप उसके लिए फिर लेजिस्लेशन करते हैं या गवर्नेंस को इम्प्रूव कैपेसिटी एनहांस करते हैं। हमारे यहाँ पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए या पोल्यूशन के सर्टेन जो स्टैंडर्ड्स हैं, NEQS नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, पहले नेशनल और प्रोविंशियल का एक सीक्वेंस में एक लेजिस्लेशन थी 1997 का जो एक्ट था। बाद जब 18वीं तरमीम हुई तो ये प्रोविंशियल सब सेक्टर बन गया ना आपका गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर आप 12 नॉटिकल माइल जो है वो प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन है, और प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन जब आप वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो इंतहाई जो आपका लोकल गवर्नेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब ये लेजिस्लेशन में तो मौजूद है, आपकी नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी भी मौजूद है, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है ना, उसके लिए आपकी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो आपका मौजूद तो है, लेकिन आपने उनको मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर जो है ना ट्रेंड सेट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस करना है। हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। वो क्या है, आपका लॉ भी कहता है और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल के वो भी ये कहते हैं कि आपने पहले तो प्रिवेंशन एट सोर्स करना है।
अब प्रिवेंशन एट सोर्स में क्या है कि इंडिविजुअल्स एक्शंस आ जाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहाँ से आएगी, वो स्कूल से आएगी, आपके कोर्स करिकुला में, उसमें भी काफी हद तक जो है एनवायरनमेंट के जो कोर्सेज वो शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो जो आपका करिकुला है स्कूल का, वो आइदर इट इज whether it is uniform or not, so this is a question mark again, education sector उसमें लिंक हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको हमें करना होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या खाली इंडिविजुअल्स की, तो बोथ वे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये सारे का सारा जो पोल्यूशन का है एस्पेक्ट, ये बहुत ही क्रिटिकल है। मैं इसलिए गवादर की बात कर रहा था कि फ्यूचर में आप गवादर में जा रहे हैं तो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर का भी सप्लाई का और प्लस जो वेस्ट का इफ्लुएंट का वो बहुत बड़ा मसला होगा। आपको इसी वक्त उसकी जो प्लानिंग है उसमें ये चीजें इंटीग्रेट करनी है कि आपका जो वेस्ट एफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा वो अनट्रीटेड ना हो, वो सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करता है। WHO गाइडलाइन हम वो फॉलो करते हैं हेल्थ के हवाले से, NEQS के अंदर वो बाद में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन आएगी वही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, उन्होंने उनमें उसमें ट्रांसलेट कर दिया प्रोविंशियल लॉ में। अगर आप अलॉन्ग साइड द कोस्ट जाए बलूचिस्तान, उसमें मौजूद है, अगर आप जाएं अलॉन्ग साइड द सेम तो वो उसमें भी मौजूद है, और अगर आप डीप सी जाएंगे तो अल्टीमेटली ये बाउंड्रीज तो नहीं है वाटर में, ये उसको भी अफेक्ट कर रही है, तो नेशनल लेजिस्लेशन भी जो है उस पर एनेक्ट हो जाती है। अब फिर इंटरनेशनल भी इंस्ट्रूमेंट है जिनको हमने नेशनल ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो असल में इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट लाने की बात है। तो ये चीज तो एक पोल्यूशन के सेगमेंट के साथ, ये सिर्फ टूरिज्म को नहीं, आपका जो इमीडिएट जो आपका सिरेन एरिया है, जो ब्यूटीफुल बीच तो आपको पूरा 1000 किलोमीटर से ऊपर की आपकी कोस्ट लाइन है, और आप अगर जाएं यू विल बी अमेज्ड। आपने शायद देखा हो या कभी कोई डॉक्यूमेंट्री इस पे बनाया, आप अगर बोल टीवी ने पहले ना बनाई हो तो खुसूसी तौर पे इसमें आप जाएं यहाँ पे कुंड मलीर और आगे के एरिया में, तो पानी की जो क्वालिटी है वहाँ की वो एज गुड, इवन फार बेटर देन मालदीव। अच्छा। मालदीव में क्या है, उन्होंने अंडर वाटर जो है होटल एंड रिजॉर्ट बना दिए, यू कैन हैव मीटिंग अंडर वाटर, और हमारे यहाँ कहाँ पे है। तो उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, अब वाटर की बात है सप्लाई की, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, ये फैसिलिटीज आपकी टूरिस्ट के लिए, उसके साथ साथ आपकी जो है सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन, सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेटली हमारी कोस्टल एरिया में पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान एरिया इट इज नॉट गुड। और जो ज्यादा ब्यूटी है आपकी वो है इस एरिया के अंदर, जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब नीचे काफी चीजें हैं। अब ये इतना मालदीव हमारे पास अगर पानी मौजूद है तो हम क्यों अभी तक उसको सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में तो फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत काफी टाइम लग सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर कमर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये अब ज़ाहिर है हमें अगर टूरिज्म से फ़ायदा उठाना है या इसको फ़रोग देना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर हमें डीप सी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि अभी तक हम बेहतर तौर पर या शायद बिल्कुल भी नहीं कर पाए पाकिस्तान में, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी? चूँकि इससे भी हम कोई करोड़ों अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत कीमती धाते इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन समंदर में मौजूद हैं। देखें, मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, मैं पिछली बात को मुकम्मल कर लूँ, वक्फा आ गया था जी जो मैरीटाइम के हवाले से। इसमें हम जब बात करते हैं एक्शन प्लान की, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म करते हैं। टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी हमें सिक्योरिटी की सूरत को थोड़ा सा बेहतर करना है, और साथ में हमें एनेबलिंग पॉलिसीज और कुछ चीज़ें लेके आनी है। नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी 2002 की थी, अभी वो आउटडेटेड हो गई, उसका नया वर्जन अंडर प्रोसेस है, उसको ले आए, इंसेंटिव दे लोगों को ताकि लोग इस सेक्टर में आए, सिक्योरिटी की सूरत को बेहतर करके। अब कुछ माजी में रिसेंट पास में स्कूबा डाइविंग शुरू की, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बलूचिस्तान के खासकर साहिल के इलाके में, साहिल इलाके में आपको अंडर वाटर टूरिज्म भी हो सकता है, अगर टूरिज्म प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। हॉट एयर बलून भी आप जहाँ पे प्रिंसेस ऑफ होको, ये नेचुरली विदर स्ट्रक्चर आपके कुंड मलीर से आगे आपका सारा एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। इस पे आप हॉट एयर बलून की भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरह और आपकी जो बोट सफारी की, वो आप इवन के कराची से और अलॉन्ग डिफरेंट डेस्टिनेशन, अस्तोला आइलैंड है बड़ा ब्यूटीफुल, और उसके इर्द गिर्द के अंदर जो है आपकी कोरल रीफ्स हैं, तो वहाँ पे भी स्कूबा की बड़ी अच्छी वो हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ परमिशन इदारों की वो बड़ी हर्डल क्रिएट करती हैं, तो आपने उनको वन विंडो सोल्यूशन दे लोगों को। कुछ स्कूबा ऑपरेटर्स हैं
वो उनको ये प्रॉब्लम है कि आप वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और भी दूसरी कर सकते हैं। जब ये चीजें आप करेंगे और मास मीडिया में आएंगी, कोई इसके फीचर्स जाएंगे, ग्लोबली सर्कुलेट होंगे, तो फिर आहिस्ता, अभी हमने ऑब्जर्व किया कई दफा मैंने ड्यूरिंग माय कोस्टल विजिट कि आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है इवन फ्रॉम कराची डे लॉन्ग ट्रिप भी करते हैं कुंड मलेर तक, तो और ओवरनाइट भी वहाँ पे छोटे छोटे कुछ होटल्स बने हैं, वो रहते हैं, लेकिन थोड़ी दुश्वारी है, आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है उनको। डोमेस्टिक जब स्टार्ट होगा वही आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी और आप पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। आप, मैं लास्ट एग्जांपल एक दे दूं केरला की। केरला में जो पोल्यूशन की बात हम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी जो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, रूल्स एसओपीज उन्होंने बनाए हैं पोल्यूशन के हवाले से भी, और भी मतलब जो टूरिज्म के रिलेटेड कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रैफिकिंग वगैरह भी इन्वॉल्व होती है इस सेक्टर के अंदर, तो उसके भी उन्होंने एसओपीज मुतय्यन किया। हमारे ये चीजें डेवलप है, अब सूबों को इसमें काम करना है। जो आपकी टूरिस्ट जो आपके, क्योंकि ज्यादा आपका टूरिज्म होना है 12 नॉटिकल माइल के अंदर, एंड दैट इज प्रोविंशियल। तो प्रोविंस दोनों सूबे से बलूचिस्तान सिंध, अब सिंध प्रोविंस अभी वक्फे में जो है चीफ मिनिस्टर सिंध साहब थे ऑनलाइन। अब 2016-17 की एक इनकी पॉलिसी है जो पिंग पोंग हो रही है टूरिज्म की, वो तो अभी तक करता कलामी की माजरत, लेकिन ये टूरिज्म पर इसका मतलब अगर हमें इसको फरोग देना तो पूरा का पूरा हमें हुकूमतों पर रिलाय करना पड़ेगा, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो, वफाकी हुकूमत हो। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कहीं कोई इंपॉर्टेंट रोल आपको नहीं नजर आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए प्राइवेट सेक्टर तब आएगा जब उसको कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ कि स्कूबा डाइवर्स आए 2019 की बात है, उसमें उनको रोक दिया गया कि भी आप यहाँ पे इस जगह पे एक्टिविटी नहीं करते। भी जिस जगह पे आपके नीचे कोरल्स होंगे तो स्कूबा डाइवर्स तो उसी जगह पे ऑपरेट करेंगे ना, उनको वही चीज अट्रैक्शन की होगी। उसके अंदर ये जो आपका मुबारक विलेज के इन एंड अराउंड का एरिया है उसमें, तो उसमें कुछ और थे, फिर वो दोबारा खैर कुछ जो है नेवल ऑफिसर्स ने और नीमा के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे एडमिरल खावर साहब, उन्होंने उस पर एफर्ट की और वो उनको फिर फैसिलिटेट किया। फिर एक कोर्ट में भी केस प्ली हुआ जो आपकी सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि इदारों का जो है उसमें रोल का एक कमेटी बना दी गई और उसको वो इस वक्त स्टिल गोइंग ऑन। तो वो जो प्रोविंशियल पॉलिसी है, जब देखें एनेबलिंग पॉलिसी वन विंडो सोल्यूशन लेकर आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा, वो कैसे अपने पैसे जो है इस सेक्टर में लगाएगा। आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो स्टेबलाइज करनी है वो तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने करनी है ना बलूचिस्तान के अंदर, और कोई डिप्लोमेटिक स्टेप्स आपने करने हैं, वो जब तक नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा। अगर आप जो मैरीन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, मैरीन रिसोर्सेज में एक आपका माइन मिनरल्स की बात है, ठीक है, हम उस पर आ जाते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो वो वी कैन टॉक मोर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टूरिज्म इन अनदर सेक्शन एक्सक्लूसिव सेशन कि उसके ऊपर क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और उसमें आप अगर पैनल के अंदर लेके आए ना दोनों सूबों से रेलिवेंट लोगों को, ताकि इसको जंप स्टार्ट करें ना इस सेक्टर को, और साथ में फेडरल इदारों के भी लोग उसके अंदर हों। अब इसमें आपके जो मैरीन टूरिस्ट जो माइन मिनरल्स की बात कर लें खासकर, तो उसके अंदर कंसेशनल ब्लॉक को एलोकेट करते हैं जो हुए हैं पाकिस्तान में, आपको भी पता है, इट्स पब्लिक नॉलेज है। उसमें अब इनको कंसेशन लोन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने यू हैव टू गो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ड्रिलिंग एक्सरसाइजेज। अब वो जो सर्टेन नंबर्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की, आपकी कोई कॉस्टली एक्टिविटी होती है उतने होते नहीं, लाइसेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो आपकी वो जो जिसको कंसेशनल एलोकेशन होती है वो किसी इन्वेस्टर को और को मतलब ढूंढ रहे होते हैं, या उसकी इनिशियल जो है ना वो स्क्रीनिंग के अंदर या बड़ा एक स्लो पेस के अंदर है, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा एक्टिव होकर जब एक्टिव मोड में काम करेंगे, इन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट जो हमने मुतय्यन की हुई है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर थोड़ा सा हम सख्त अमल पैरा होंगे, तो फिर उन चीज़ों के अंदर थोड़ी सी जिद्दत आएगी और उन चीज़ों में एक्सप्लोरेशन की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। जब रुझान बढ़ेगा तो आप जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो है सिर्फ एक ये नहीं, आप डीप सी में चले जाए, हाई सी ट्रीटी एक आ रही है, अब उसके अंदर भी जो है हाई सी जो है वो आपका बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। कमर साहब ये बिल्कुल ये ज़ाहिर है मौजू समंदर की तरह बड़ा गहरा और वसी है, और इस पर हम आने वाले दिन आपको ज़हमत देंगे और कुछ मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।